हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डी ब्रोगली सिद्धांत और उसका समीकरण। ठीक है, ये जो है कक्षा 11वीं रसायन में चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना के अंतर्गत आता है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, जो कि नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के जब अपने परमाणु मॉडल दिया था तो उसमें अच्छे से समझाया था। तो मैंने आपको इस वीडियो को वजह से बता चुका है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण को बताना चाहता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको आज डी ब्रोगली समीकरण को बताने से पहले मैं आपको उस नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल था उसकी कुछ कमियों को डिस्कस करूंगा, फिर आपके ऊपर डी ब्रोगली समीकरण को बताऊंगा। तो इस वाले टॉपिक में साथ ही साथ मैं आपको नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को भी डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरा जो पहला हेडिंग है इसको बताने से पहले वो है आपका नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, उनकी कमी क्या थी, दोष क्या थे। कमियां को दोष भी कर सकते हैं, खामियां भी बोल सकते हैं, और उसके हानि भी हो सकते हैं। क्या क्या हानि होती है, अगर कुछ फायदा नहीं हो सकता, जो फायदे नहीं हुए वही इसकी कमियां हो जाती हैं। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कमी हो गई। इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे मैं परमाणु मॉडल को डिस्कस कर ही चुका हूं। तो हर एक मॉडल में वो अच्छे तो होते हैं, उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं, उसके महत्व भी होते हैं, इंपॉर्टेंस भी होते हैं, और उसकी कमियां भी होती हैं। तो नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने भी अपना मॉडल दिया था हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल, तो उसी में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो कमी हो गई थी कि नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के परमाणु संरचना दिया था, उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी समझाया था। यानी कि देखा जाए तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए सिर्फ उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या की है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वाले अगर कोई तत्व आ जाते हैं, परमाणु आ जाता है, तो उसके लिए या फिर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व परमाणु के लिए हम स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते बोर के परमाणु मॉडल से। अतः ये इसकी कमी हो जाती है। तो पहला अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही लागू होता है। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही क्या होता है, यह मॉडल थोड़ा अच्छा है। लेकिन अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, अगर देखा जाए 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, तो उसमें हम स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते। तो एक ही इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो पाई, स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये था जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले देखा जाए तो हाइड्रोजन हो जाता है आपके पास, जैसे कि आपका हीलियम भी हो जाता है। कि हीलियम में अगर +1 आयन लिखूंगा, इसके बाद से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हो जाते हैं हीलियम। लिथियम में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया किसी को, यानी कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इन्हीं सब की ही हम लोग स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं, और इन्हीं का ही हम लोग नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझा सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरी कमी जो थी, दूसरी कमी ये थी कि नील्स बोर ने ये बताया था कि आपका जो परमाणु होता है, परमाणु उसके नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार मार्ग में या वृत्ताकार पथ में एक निश्चित ऊर्जा लेकर के उस निश्चित ऊर्जा वाले पथ में, वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, गति करते हैं। ऐसा करके उन्होंने बताया था। लेकिन जब बाद में पता चला, बाद में आधुनिक युग में जब पता चला कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए, तो उसमें और रिसर्च हुआ और भी देखा गया, तो जाके पता चला कि वाकई में जो इसका जो वृत्तीय पथ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय पथ में गति नहीं करते। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार पथ करते हैं। वृत्तीय पथ का मतलब होता है आपका वृत्त होता है, ये वृत्त है, और आपके पास दीर्घ वृत्त का मतलब ये होता है कि आपके पास वृत्त जैसे दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा चपटा अंडे के आकार का होता है, ये आपका होता है दीर्घ वृत्त। तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ था, जो रास्ता था, जो गति करने की जो उसके पास कक्षा थी, वो आपकी क्या थी, वृत्ताकार ना होकर के दीर्घ वृत्ताकार थी। तो इसको बताने में वो असफल रहा। बाद में इसकी जो मॉडल था, इसमें ये कमी मिला कि ये जो वृत्ताकार पथ होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो इसने ये बताया था। तो दूसरी कमी ये रही कि वृत्ताकार पथ ना होकर ये क्या था, वृत्त ना होकर ये दीर्घवृत्त में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये बात। और तीसरी बात थी, जो उसने स्पेक्ट्रम दिया था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, उसमें भी कुछ कमी निकली है। उसने बताया था कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सही बात है। लेकिन जो इसने लाइनें जो बताई थी वो बहुत ही कम मात्रा में बताई थी।
जब स्पेक्ट्रोमीटर आया, स्पेक्ट्रोमीटर एडवांस स्पेक्ट्रोमीटर जो है जिसके साथ स्पेक्ट्रम को देखा गया, अच्छे से विजुअलाइज किया गया, विश्लेषित किया गया, समझा गया, तो पता चला कि उस एक एक लाइन में, हर एक स्पेक्ट्रम में भी और कई महीन लाइनों से मिलकर बनी होती है। कहना क्या चाहता हूं मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि आपके पास स्पेक्ट्रम है, जैसे कि समझ लो मेरे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसके जो कि लाइन स्पेक्ट्रम है ना, रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। यहां पर मैं चुंबकीय क्षेत्र लेके आता हूं, यहां पर मैं यहां पे बताता हूं, इस जगह पे मैं चुंबकीय क्षेत्र लेके आता हूं, चुंबकीय क्षेत्र लेके आ रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र लेके आने का मतलब होता है कि आप चुंबक को लेकर आ गए, यहाँ पे एक चुंबक लेके आए नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब जब इसके पास लेकर आए तो क्या हुआ कि जो लाइनें प्राप्त हुई थी, स्पेक्ट्रम लाइनें, ये जो होती है, ये इसको जब अच्छे से स्पेक्ट्रोमीटर से जब अध्ययन किया गया तब पता चला कि एक लाइन जो होती है वो कई महीन पतली पतली लाइनों में से मिलकर बनी होती है। ये भी लाइन जो है एकदम पतली पतली लाइनों से मिलकर बनी है, ये भी जो लाइन है ये भी पतली पतली लाइनों से मिलकर बनी है, यानी बहुत सारे महीन रेखाओं से एक स्पेक्ट्रम यानी एक स्पेक्ट्रम की लाइन बनी हुई है, ये बाद में पता चला, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जब चुंबकीय क्षेत्र लाने पर किसी रेखीय स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम विभिन्न प्रकार के महीन रेखाओं में विभक्त हो जाते हैं, तो ये जो प्रभाव कहलाता है इसको बोलते हैं हम लोग जीवन प्रभाव, इसको हम लोग जीवन प्रभाव कहते हैं। ये जो प्रभाव हम लोग देखा, इस प्रभाव को जीवन प्रभाव कहते हैं। तो देखा जाए तो इस जीवन प्रभाव की व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल से नहीं हो सकी, ठीक है, ये बात है। अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र लेके आते हैं, चौथी बात है, चुंबकीय क्षेत्र लेके आए, पहले चुंबकीय क्षेत्र लेके आए तो उसको हम लोग बोले जीवन प्रभाव। अब लेके आते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लेके आने का मतलब है आपको एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही उसी प्रकार का महीन रेखाओं में विभक्त हो गए, बहुत सारे ऐसी रेखाओं में क्या होगा, विभक्त मिले, ठीक है। तो और उसको स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, तब जाके अपने को पता चला कि एक जो स्पेक्ट्रम की लाइन होती है वो कई विभिन्न प्रकार के महीन मतलब होता है गुच्छे वाले लाइनों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रभाव को अगर चुंबकीय क्षेत्र लेके आया गया, विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र लेके आते हैं तो जीवन प्रभाव आता है। विद्युत क्षेत्र अगर इस लाइन के पास लेके आएंगे तो उसको बोलते हैं स्टार का प्रभाव। तो देखा जाए तो स्टार के प्रभाव का भी व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाया। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो न तो वो जीवन प्रभाव की व्याख्या कर पाया, मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, साथ ही साथ स्टार का प्रभाव जो कि विद्युत क्षेत्र लाने के बाद पता चलता है, उस प्रभाव के बारे में उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ये थी इसकी चौथी बात। अब जो पांचवी बात है, पांचवी बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाले क्लास में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। पहला जो आने वाला है वही डी ब्रोगली सिद्धांत। डी ब्रोगली सिद्धांत था आपका, डी ब्रोगली सिद्धांत, एक डी ब्रोगली सिद्धांत आएगा और आपके पास आएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसको मैं डिस्कस करेंगे हम लोग आगे क्लास में। अनिश्चितता सिद्धांत, ये दो प्रकार के सिद्धांत हैं और बहुत सारे आगे सिद्धांत हैं। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से डी ब्रोगली सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इन सिद्धांतों की व्याख्या ये नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने नहीं कर पाया, ना समझा पाया। उसके सिद्धांत से, इसके परमाणु मॉडल से ये जो डी ब्रोगली सिद्धांत था और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता इसको नहीं समझाया जा सका, तो ये भी इसकी कमी मानी जाती है। तो देखा जाए तो इतने 5 प्रकार के इसके कमियां थी और भी कुछ कमियां हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट जो कमी थी ये थी, तो इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार से नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को हम लोगों ने ध्यान से देखा। अब हम लोग आते हैं डी ब्रोगली सिद्धांत और साथ ही साथ उसके समीकरण का भी हम लोग व्यंजक प्राप्त करके सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं। तो डी ब्रोगली सिद्धांत जो है, अब हम लोग जो आगे मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है तरंग यांत्रिकी मॉडल, जिसे क्वांटम मॉडल भी कहा जाता है। उसका एक पहला बिंदु है कि अगर आप इसको समझ पाते हैं तो आप तरंग यांत्रिकी मॉडल को समझ पाएंगे। तो डी ब्रोगली जो सिद्धांत है वो किन बातों पर निर्भर थी, देखो जैसे कि हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी कहानी है कि आइंस्टीन नाम का जो अपन जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन जिसको आइंस्टाइन भी कहते हैं, आइंस्टीन भी पढ़ सकते हो। अपने पास एक आइंस्टीन जो वैज्ञानिक था, उन्होंने ये बताया था कि जो प्रकाश तरंग होता है, प्रकाश किरण जो होता है, प्रकाश किरण जब आती है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, तो प्रकाश किरण जो होती है तो तरंग के रूप में माना था। प्रकाश किरण को उन्होंने एक तरंग का नाम दिया था, तरंग का नाम दिया था, ठीक है, ये आइंस्टीन ने बताया था। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश किरण एक तरंग की भांति, तरंग की तरह कार्य करता है। साथ ही साथ अगर एक प्रकाश किरण को अगर देखा जाए धीरे से, तो ये छोटे छोटे कणों में भी
विभक्त हो जाती है, जिसको कणों से भी मतलब नवाजा गया, बताया गया कि इसको कण भी कहते हैं करके। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अपने सूर्य के प्रकाश किरण जो आता है वो तरंग की तरह भी काम करती है और साथ ही साथ कणों की तरह भी कार्य करती है, यानी दोनों की प्रकृति रखती है, दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो याद रखना जो किरण आइंस्टीन के अनुसार ये था कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें तरंग के साथ साथ कणों की तरह व्यवहार करती है। इसे हम लोग द्वैत प्रकृति कहते हैं, इसे हम लोग द्वैत प्रकृति कहते हैं, इसे हम लोग किरण की द्वैत प्रकृति कहेंगे। द्वैत प्रकृति, द्वैत मतलब होते हैं दो, तो किरण की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, ये तरंग की तरह भी काम करता है और कण की तरह भी काम करता है। इसी को लेते हुए डी ब्राउली आया और डी ब्राउली ने बताया, उसने परमाणु के अंदर बताया कि जैसे कि आपके पास परमाणु का नाम है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक कण है, इलेक्ट्रॉन भी एक कण है, और अगर कण है तो वो लगातार गति कर रहा है तो वो एक तरंग की तरह भी काम करेगा। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन वो एक कण है, पहली बात तो एक कण है। दूसरी बात यह है कि ये लगातार गति कर रहा है, कण अगर लगातार गति कर रहा है तो ये तरंग की तरह काम करेगा। जिस प्रकार से हम लोग ने जाना कि तरंग के साथ साथ उसमें कणों की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, गुण पाया जाता है जिसमें किरण में, इसी प्रकार अगर ये कण है तो ये इसका उल्टा है, देख लो, ये तरंग की तरह भी काम करेगा। ऐसा करके सोचा था डी ब्राउली ने। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। यानी कि अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है कण के साथ साथ तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, तरंग की तरह उसकी प्रवृत्ति होती है, इसे उस इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति कहा जाता है। तो ये हो गया डी ब्राउली का सिद्धांत। ये अगर देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया, डी ब्राउली का सिद्धांत। अब इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया जिसमें उन्होंने समझाया था, पहले किसी छोटे से वस्तु के लिए समझाया था, फिर उन्होंने इस किरण के लिए समझाया, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए बात की। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने क्या किया डी ब्राउली ने। अब मैं समीकरण को आपको बता रहा हूँ, डी ब्राउली समीकरण को मैं आपको समझा रहा हूँ, डी ब्राउली समीकरण कैसे बनता है। डी ब्राउली समीकरण को आपको बनाने से पहले आपको देखो यहाँ पे डी ब्राउली ने क्या किया था, आइंस्टीन के सिद्धांत का यूज किया था। तो उन्होंने आइंस्टीन से जो प्राप्त ऊर्जा का जो समीकरण होता है, ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण उन्होंने जब दिया था, ऊर्जा समीकरण, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं E बराबर mc का वर्ग, यानी कि m क्या है, द्रव्यमान, जिसको कहा जाता है तो आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं, साथ ही साथ कह सकते हैं आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण भी कहते हैं। तो इसमें हुआ कि इसने बताया तो समीकरण एक माना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया कि ये जो ऊर्जा होती है ये आपकी क्या होती है, फोटॉन की ऊर्जा होती है। जैसे कि मैंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में आपको समझाया था कि जो अपने सूर्य के प्रकाश से जो किरण आती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। तो फोटॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे हम लोग ई से व्यक्त करते हैं, तो ये जो है फोटॉन की ऊर्जा है। तो ये प्रकाश से संबंधित है, तो मैं उसी से बता रहा हूँ फोटॉन की ऊर्जा। तो फोटॉन की जो ऊर्जा का जो सूत्र होता है E बराबर mc का, सॉरी E बराबर h न्यू होता है, h न्यू, यहाँ पे न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति, और यहाँ पे जो c है ये प्रकाश का वेग। ठीक है, और m क्या है, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e जो है उसकी ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा है, और साथ ही साथ यहाँ पे किसी वस्तु की ऊर्जा जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, यहाँ पे जो है फोटॉन की ऊर्जा है। h क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसके बारे में कई बताया हूँ, जिसका मान 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड होता है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को अगर देखा जाए समीकरण को, तो इनको देखा जाए तो लेफ्ट साइड बराबर है, E बराबर है, तो यहाँ से समझो E का मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो रखने पे क्या मिलेगा मेरे को, mc का वर्ग बराबर h न्यू मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे अगर घटाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास एक फार्मूला है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग न्यू का फार्मूला हम लोग जानते हैं, आवृत्ति का जो सूत्र होता है वो c/λ होता है। इसको मैंने आपको पहले से बता दिया था, आवृत्ति और तरंग में संबंध। तो ये वाला फार्मूला का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आवृत्ति के सूत्र में, तो ये हो जाएगा mc का वर्ग बराबर h c/λ। तो यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, एक c से एक c कट जाएगा, एक c बच जाएगा आपके पास। तो देखा जाए तो आपके पास आया mc बराबर h लैम्डा। तो यहाँ से मैं लैम्डा का मान निकाल रहा हूँ, तो लैम्डा इधर आ जाएगा और h/mc इधर आ जाएगा। तो ये जो तरंगदैर्घ्य निकल के आया है, ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का वेग का यूज हो रहा है। तो ये जो था ये प्रकाश के लिए बात है, सूर्य के प्रकाश किरण के लिए, जो कि तरंग के साथ साथ, यहाँ पे मैंने तरंगदैर्घ्य निकाला तो कण तो था अपने पास,
तो इसलिए इसका द्रव्यमान m है और एक तरंग की तरह भी काम कर रहा है। अब इसी को अपने डी ब्रॉगली ने क्या किया, इसी को इलेक्ट्रॉन के लिए काम किया, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए जब काम किया तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन पे जो वेग है उसके लिए उसने c की जगह v यूज किया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा उसको मैं v से फिट करूंगा, इलेक्ट्रॉन के लिए वेग में v मानूंगा। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाले को यहाँ पे वो आ जाएगा लैम्डा बराबर h, ये है लैम्डा है ना, और ये हो जाएगा mv। जब मैं यहाँ पे c जो है प्रकाश का वेग है, तो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन का वेग मान लेते हैं कि v है। तो इस प्रकार से उन्होंने फार्मूला दिया, ये इस प्रकार से, यही इसी से उन्होंने इसको कहा जाता है आइंस्टीन का डी ब्रॉगली का समीकरण। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे mv जो है वो उस इलेक्ट्रॉन का संवेग है। संवेग का सूत्र होता है संवेग का सूत्र होता है जिसको हम लोग छोटे p से फिर करते हैं, छोटे p से ये होता है mv। ठीक है, तो इसको मैं हटा करके मैं कह सकता हूँ लैम्डा बराबर h बटे p। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली सिद्धांत कहते हैं इसको, जो मैंने कहानी बताया और इसका जो समीकरण था ये प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डी ब्रॉगली सिद्धांत से ये समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन में द्वैत प्रकृति पाई जाती है, यानी वो कण की तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसका तरंग के रूप में इसका तरंग निकल के आता है। अगले वीडियो में हम लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चल सिद्धांत को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।